राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके पहले हम लोग जो जितने भी आयोग समितियां है ना, इन सब का हम लोग क्या है अध्ययन किया, और इसमें हम लोगों ने अध्ययन करके जाना कि शिक्षा के संबंध में जो समस्याएं आ रही थी उन सभी समस्याओं को समय से दूर किया जाए, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रहा हो, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित रहा हो, और चाहे वह उच्च शिक्षा से संबंधित, समझ रहे हो, तीनों, चाहे वह अर्थात प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, तो जो भी समस्याएं उसमें क्या थी, इसको भारत सरकार ने राष्ट्र स्तर पर करने का प्रयास किया कि ये जो समस्याएं शिक्षा की है सरकार ने अपने हाथ में लेने का प्रयास किया कि ये जो शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिसमें क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है या व्यवस्थित तरीके से शिक्षा का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने इसको अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? मानव संसाधन विभाग को शिक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। अब जो राष्ट्र स्तर पर जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या है? जो संवैधानिक प्रावधान है, इन संवैधानिक प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है ना। जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 है ना, अनुच्छेद 21 है ना, और शिक्षा और संस्कृति भी 29, 30 है ना, 29, 23, 45 है ना, नीति तत्व 45 और 46, 45 और 46, और शिक्षा के संबंध में और भी अनुच्छेद 51 का है ना। तो ये संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, इस अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए इन सब का भी प्रयोग किया शिक्षा, ताकि शिक्षा में क्या है वास्तविक रूप से संशोधन हो, इस रूप में वास्तविक रूप से संशोधन हो सके और शिक्षा में क्या है सुधार हो सके, तीनों स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन सभी, और साथ ही साथ एक ऐसा ड्रॉप तैयार किया जाए जिससे शिक्षा का संचालन, जैसे राष्ट्रीय रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है ना, तो 2005 को भी बाद में इसको दिया गया, 86 में नई शिक्षा नीति बनी है ना, और इसके बाद पुनः संशोधित नीति का निर्माण किया। राष्ट्र के निर्माण और विकास करने के लिए क्या है इसका स्वतंत्रता समानता के रूप में भी इसको शामिल किया गया, और इसी के साथ क्या है यहाँ बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास है ना, नैतिकता, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय, अर्थात इसका भी प्रयोग किया गया, इसका भी प्रयोग किया गया, अर्थात जो शिक्षा के संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया गया कि उसमें सारे पक्षों को विकास करने का उद्देश्य इसमें किया गया, ठीक है, और इसमें बहुत सारे विचार विमर्श भी किया गया था, और जिसकी वजह से क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब बनाई जा रही थी
तो कुछ लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे, कुछ लोग उसके पर क्या है प्रशंसा भी कर रहे थे। विपक्ष तो हमेशा इसकी आलोचना करेगा, है ना, विपक्ष से क्या करेगा, आलोचना करेगा। तो इसमें अधिक बेहतर प्रयास करने का कार्य किया गया। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा निर्माण किया जाए जो शिक्षा के समस्त पक्षों का अध्ययन कर सके और समस्याओं का निदान कर सके। ठीक है, तो इसने क्या किया, संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो शिक्षा की विभिन्न समस्याएं थी उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया और इसके संबंध में नीतियों का निर्माण किया गया। किस तरीके से शिक्षा नीति बनाई जाए जो सभी लोगों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अब ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, क्या हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। और इस साथ ही साथ क्या है कि ये जो शिक्षा नीति बनी और इसकी आवश्यकता क्यों बनी, क्योंकि इसके पहले जितने भी नीतियाँ जितने भी आयोग का गठन किया गया था कोई भी वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका था। राष्ट्र स्तर पर कोई शिक्षा नीति का निर्माण नहीं हो सका था, इसलिए पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया ताकि समस्त बच्चों का अध्ययन कर सके, बालक की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों का विकास हो सके, प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भी क्या है विकास हो सके और शिक्षा के जो आदर्श हैं उन आदर्शों का भी क्या है समायोजन किया जा सके, सभी लोग क्या है साक्षर हो जाए और फिर क्या है इस साथ के साथ राष्ट्रीयता की होनी चाहिए, है ना, राष्ट्रीयता का भी उसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, अब देखिए इसमें और हमने ये बताया था कि इसको लोकतांत्रिक बनाना है। लोकतांत्रिक हमने तुरंत बता दिया, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानों को अपनाया जा रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों से, है ना, आस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा गया इसमें, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी इसमें प्रावधान किए जा रहे थे शिक्षा में वह राष्ट्र की एकता को देखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ताकि इसका बहुत वर्तमान भविष्य में समावेशन हो सके ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण किया जा सके, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश उसमें हो सके। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी कौन थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो निर्माण किया गया था। अब इसमें 12 खंडों में इसका विभाजन किया गया। कितने खंडों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी इसमें कितने खंड शामिल किए गए थे, 12, और जिसमें कितने बिंदुओं को शामिल किया गया था, 157 बिंदुओं को शामिल किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था किसकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। और फिर क्या है तो खंड 1 था, खंड 1 था, इसमें मुख्य रूप से क्या है, क्या प्रस्तावना, इसका उल्लेख किया गया था, किसका उल्लेख किया गया था, प्रस्तावना का। और इस प्रस्तावना में किसका उल्लेख किया गया था, जो हमारा देश है आर्थिक और तकनीक, हमारा जो देश है वह क्या है, आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हमारे देश में, हो गई है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, उदारीकरण, है ना, वैश्वीकरण, निजीकरण हो रहे हैं और साथ साथ तकनीकी विकास, सॉफ्टवेयर का मतलब एक आर्थिक गतिविधियां और जो क्या है व्यावसायिक, क्या है व्यावसायिक, इन समस्त गतिविधियों का विकास उस दौर से चल रहा था जब हमारा देश 1986 की बात हो रही है। तो राजीव गांधी जी कौन था, राजीव गांधी का कांग्रेस की सत्ता, है ना। तो इस टाइम पे तकनीकी की शुरुआत होती है। अगर राजीव गांधी आज होते, अगर उनका क्या है मनोबल सीधा हो रहा है तो तकनीक पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। कंप्यूटर की जो देन है जो तकनीकी रूप से वो किसकी द्वारा है, देन है, राजीव गांधी ने अमेरिका से कॉन्टेक्ट किया और उन्हीं के माध्यम से क्या है ये सब चीज़ों का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ था।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, उस टाइम पर आर्थिक गतिविधियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, क्योंकि राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में थे, उनका काम बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शिता से था, है ना। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत, तकनीकी क्षेत्र में, कंप्यूटर में बहुत तीव्र गति से विकास करने का प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका से कॉन्टेक्ट किया। किससे कॉन्टेक्ट किया? अमेरिका से। तो अमेरिका से पहले इधर उधर आनाकानी कर रहा था, है ना, आनाकानी करने लगा, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। ऐसा करोगे तब देंगे, ऐसा करोगे तब देंगे, है ना। जैसे इस समय अमेरिका अनेक देशों के अभी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, कभी तेल के लिए, कभी और देश के लिए, कभी सीधे अपने आप को दबदबा रखना चाह रहा। ईरान और देखो कैसे हो रहा है, इसराइल और ईरान युद्ध का कौन कारण है? अमेरिका तो ही है। अमेरिका ही कर रहा है, अमेरिका ही क्या कर रहा है? नुकसान है ना, जिसकी वजह से क्या है, आज पूरे विश्व में विश्व युद्ध का दौर चल रहा है ना। अनेक गतिविधियाँ क्या है, सक्रिय होती जा रही है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। ईरान के से देखो शहरों में कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही, कभी एक्सीडेंट को लेके, अभी देखो तेल की भी होने वाली है दिक्कत, अगर बहुत दिन तक चलेगा, भारत का स्टोर खत्म हो जाएगा। जो ईरान से तेल आता था, अमेरिका से तेल आता था, और लोग से आया, वो जो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तब किल्लत बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब देखिए, हमारे देश में तेल तो 40 देशों से आता है। कितने देशों से आता है? 40 से 45 देशों से तेल आता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो ईरान है और अमेरिका, इन सब चीज़ों से शेयर होता है, कितना आपसे लेना है, कितना आपसे लेना है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि ईरान में बहुत पर्याप्त मात्रा में तेल उत्पादन होता है, तो वहाँ का शेयर ज़्यादा था इंडिया का, है ना। अब वहाँ से अगर रुक जाएगा तो अन्य लोग जो 5 लीटर दे रहे वो 6-7 लीटर देंगे, एक एवरेज होता है। अचानक 100 लीटर तो दे नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। इस जो निर्यात करते थे उसी के अनुपात में। और दूसरी बात है, अगर बढ़ाएंगे तो फिर और उसका कॉस्ट भी बढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। तो बहुत सारी गतिविधियाँ उसमें है। और हार्मोज का क्षेत्र, तेल और सारे चीज़ का उस पर अमेरिका ही कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से तेल पर कब्जा करने की वजह से क्या है, सब देशों में युद्ध हो रहा है ना। इजराइल का कोई पर्सनल डायरेक्ट उससे ईरान से थोड़ी दुश्मनी थी, है ना। इजराइल का तो फिलिस्तीन और इन सब चीज़ों से भी था। आज इजराइल को आगे करके क्यों अपना तानाशाही को अमेरिका कर रहा है ना। तो अमेरिका की जो बादशाहत है, क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उस देश से क्या होता है, अन्य देश उससे क्या होता है, बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उसके यहाँ हर जगह कब्जा करके अपना एक्सपोर्ट हर देश को कर रहा है। हर देश खुल के उसके सामने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी देश आएगा अमेरिका फिर उस पर प्रतिबंध लगा देगा। जितनी भी चीज़ आ रही है, और जब प्रतिबंध लगा देगा, आपको जो सामान 10 रुपये मिल रहा हो 25 रुपये मिलेगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और भी सारे प्रतिबंध खत्म कर देंगे। आपके इंडिया के लोग अमेरिका में कितने लोग रहते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका रहते हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी क्या करना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे। जो वीजा बना हुआ है B1 फाइल पर, है ना, तो उसको भी क्या है, अनेक प्रक्रिया जटिल कर देगा या तो व्यस्त कर देगा। इसलिए खुलकर उसके सामने कोई देश नहीं आ पा रहा है ना। चीन के सामने भी समस्याएं हैं, रूस है, चीन विश्व का शक्तिशाली देश क्या है, चीन है, रूस है, इंडिया है ना। तो ये 6-7 देश है, फ्रांस है, तो जिसकी वजह से सभी देश उस अमेरिका के आगे नहीं आ पा रहे, समझ रहे हैं। तो समस्याएं होती, अगर एक युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहेगा तब तो समस्याएं क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि इस युद्ध को धीरे धीरे क्या है, नॉर्मल करने की बात चल रही है। और उस टाइम पे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था, तो तकनीक का बहुत तेज से विकास हो रहा है, उस अनुपात में शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारे यहाँ उपलब्ध संसाधन है और जो अन्य उपकरण
उसका समुचित रूप से विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे पास तकनीकी का अभाव था, तकनीक नहीं थी, कच्चे संसाधन तो बहुत थे, उपकरण बहुत थे, लेकिन उसका समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो पा रहा, तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार ने जनवरी 1925 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का एक योजना बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की क्या एक योजना बनाई कि हम शिक्षा में विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना का निर्माण करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है जो अब देखिए, अब हमारे पास दो विकल्प, एक परंपरागत एजुकेशन और एक नई तकनीकी शिक्षा, दोनों में क्या है, हाँ सरकार नई शिक्षा नीति लाना चाहती थी और कुछ जो चल रही थी ट्रेडिशनल शिक्षा चल रही थी। अब तीनों में विरोधाभास हो कि किस शिक्षा का पालन किया जाए, क्योंकि भारत वैसे भी क्या है एक परंपरागत देश के रूप में उभर रहा था, विकासशील देश के रूप में उभर रहा था, उतना बड़ा टेक्निक हुआ नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी व्याप्त है नहीं, पूरी तरीके से हम टेक्निकली कर लेंगे तब भी शिक्षा का क्या एक बहुत बड़ा भाग उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो एक बीच का मध्यम मार्ग क्या है उसको निकालना था। इन आवश्यकताओं को देखते हुए क्या है नया शिक्षा नीति का निर्माण करने का प्लान बनाया गया, अर्थात एक ऐसी नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जो व्यवस्थित रूप से क्या है कार्यान्वित किया जा सके। ठीक है, तो खंड 1 में इसका प्रावधान कि जो शिक्षा की रूपरेखा है किस तरीके से इसका निर्माण किया जाए। ठीक, खंड 1 में था और शिक्षा का सार और भूमिका। अब देखिए शिक्षा का सार और भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थात शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का रोल क्या है। तो सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा एक नागरिक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शिक्षा एक नागरिक का निर्माण। अब नागरिक के कर्तव्य और अधिकार क्या है? नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य हैं और कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको कर्तव्य और अधिकार दिए गए। अगर कर्तव्य और अधिकार में एक पारस्परिक संबंध है, कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना कर्तव्य के अधिकार, बिना अधिकार के कर्तव्य शून्य है ना। तो दोनों में सामंजस्य रहेगा तब तो शिक्षा क्या है, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, अच्छा नागरिक बनेगा। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए केवल अधिकार की अगर मांग करता है, कर्तव्य का उल्लेख नहीं करता है तो शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है कर्तव्य और अधिकार दोनों को शामिल करके एक अच्छे नागरिक का निर्माण है ना। अब देखिए, और इसीलिए कि हमारे देश को भौतिकता और आध्यात्मिकता का समावेश है। इसका भौतिकता और आध्यात्मिकता, बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का इसमें उल्लेख किया है। किस लिए किया गया है? भौतिकता का उल्लेख और आध्यात्मिकता का उल्लेख। भौतिकता और आध्यात्मिकता, क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता परंपरा से जुड़ा हुआ है और भौतिकता आधुनिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में समायोजन करने के लिए एक अच्छे नागरिक को एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जाए, दोनों में संतुलन बना, दोनों में किसी की आहत परंपराएं भी आहत न हो और फिर क्या है जो तकनीक है उससे भी वंचित कोई न हो। तो इन दोनों का समावेश करने का प्रयास किया गया। इसलिए क्या है शिक्षा को ठीक है। तो अब इस देखिए इसमें क्योंकि भौतिकता आध्यात्मिकता का इसमें नाम दिया गया, इसी में क्या है एकता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता और फिर क्या है राष्ट्र में एकता के लिए बात इसमें किया गया है। और फिर क्या है वैज्ञानिक
दृष्टिकोण। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जो हम कार्य परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, अब उसी कार्य को हम लोग वैज्ञानिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों से करें, संवैधानिक रूपों से करें, ताकि इसमें क्या व्यवस्थित तरीके से सुधार हो सके। तो एक खंड 2 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया था। और फिर क्या है कि ऐसा करने से जो लोकतंत्र है और जो धर्मनिरपेक्षता है, क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? क्या है इसमें? धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता अर्थात क्या है? भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। एक ये लोकतांत्रिक मूल्य है। क्या है? प्रजातांत्रिक मूल्य है। अर्थात क्या है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष, मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है। इसलिए सभी नागरिक, भारत का एक प्रत्येक व्यक्ति है नागरिक, क्या होता है? और इस नागरिक के साथ कोई जात आयु के साथ कोई विभेद नहीं। तो इस तरीके की भावना का इसमें उल्लेख किया गया। और इसी तरीके से क्या है कि जो आपका इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको भी गति और विस्तार दिया गया, क्योंकि क्या मानव को आर्थिक कुशलता की ओर उन्मुख किया गया। आर्थिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं और विभिन्न स्तरों का इसमें उल्लेख। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसमें खंड 2 का भी प्रावधान किया गया। इसमें खंड 2। अब देखिए, इसमें हमने बताया खंड 3 में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। क्या है? शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, खंड 3। क्या है? शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का मतलब यही होता है सभी को एक तरीके से संवैधानिक अधिकार मिले, है ना? जैसे नीचे 14, 15 और 16 जाति आयु 15 है, विधि के समक्ष समता 14 है ना, और 15 क्या हमने बताया था आप लोग को? जन्म आयु लिंग के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। 16 में बताया था औसत की समानता। तो ये जो सभी अधिकार है, इनसे राष्ट्रीय एकता में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगा। इन चीजों का पालन किया जाए, तभी लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रीय प्रणाली का विकास हो पाएगा, राष्ट्र का विकास हो पाएगा। अगर जात को लेकर चलेंगे, धर्म को लेकर चलेंगे, आय को लेकर चलेंगे, जाति आयु के आधार पर चलेंगे, तो लोगों में समानता नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है, इसमें इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया कि बिना कोई भेदभाव के इस तरीके से कार्य संस्कार किया जाए। और सबसे बड़ी चीज थी जो शिक्षा प्रणाली थी, वो क्या थी? 10+2+3 इसका 10 के बाद 2 साल का इंटर हो और इंटर के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का फार्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनाया गया। समझ रहे हैं? एक ड्रॉप तैयार किया गया शिक्षा की संरचना में 10+2+3 श्रृंखला को राष्ट्र में स्वीकार किया जा चुका था। और फिर क्या है, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को प्राय विभाजित करने के लिए इसमें कहा गया कि 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख हो। किसका उल्लेख हो? प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख हो। 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या है कि इस शिक्षा में अर्थात जो शिक्षा की प्रक्रिया या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, उस पाठ्यक्रम में क्या है, विभिन्न स्तरों का निर्माण किया जाए। क्या हो? विभिन्न स्तर हो पाठ्यक्रम हो। समझ, किस स्तर पर कौन से पाठ्यक्रम होगा जो उपयोगी होगा? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और क्या है, उच्च स्तर पर इन पाठ्यक्रमों का भी निर्धारण किया गया और उसमें अंतर किया गया है किस किस स्तर पर कौन कौन से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि
शिक्षा को अनेक प्रकार के जो चाहे गृहिणी हो और चाहे कोई किसान हो, शिक्षक हो या जो भी हो, उन सबको क्या है एक व्यवस्थित तरीके से उनके बीच में संतुलन बनाया जाए ताकि साक्षरता आगे बढ़ सके, लोग अपना बीच में साक्षरता को छोड़े ना। तो इस तरीके से क्या है शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की बात की गई, संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया, 10+3 का शिक्षा की संरचना का निर्माण किया गया और कहा गया प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को एक समान रूप से क्या है जो पाठ्यक्रम हो उसको प्रत्येक स्तर पर उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए और उसका क्या उसी तरीके से डिवाइड किया जाए और प्रत्येक स्तर पर बिना किसी भेदभाव की शिक्षा का विस्तार किया जाए। और इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाए, चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो, चाहे क्या है माध्यमिक शिक्षा का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य प्रकार के क्या प्ले बोर्ड कार्यक्रम हो। तो इससे क्या हो जाएगा और साथ साथ इससे मुक्त शिक्षा की भी बात किया जाए और डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात किया जाए, इसमें जोड़ा जाए इसकी जैसे मुक्त विश्वविद्यालय और फिर क्या है जैसे राजस्थान है मुक्त विश्वविद्यालय है और इग्नू है ना। तो इग्नू से भी क्या है प्रभावी करते हैं, तो इग्नू का भी क्या दूरस्थ पाठ्यक्रम होता है। तो इन सब चीज़ों को भी शामिल करके शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि बीच में शिक्षा को कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। तो इस तरीके का विकास करने का प्रयास इसमें किया गया और इसके लिए क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमने बताया था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, कृषि अनुसंधान परिषद और माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन सब आयोगों का भी क्या है एक व्यवस्थित तरीके से एक रूपरेखा तैयार किया जाए। प्रत्येक शिक्षा के लिए अनेक अनेक विभाग का गठन किया जाए, तकनीक का अलग हो, कला के लिए अलग हो, विज्ञान का अलग हो, है ना। इस तरीके से क्या है अलग अलग समझ रहे हैं। और इसी तरीके से क्या है कि अगर इस तरीके से राष्ट्रीय रूप से शिक्षा का समायोजन किया जाएगा, शिक्षा की एकता और संयोजन किया जाएगा, तो देखो अब तुम लोग को एक चीज याद करना पड़ेगा, खंड 1 में 2-3 लाइन, खंड 2 में इसी तरीके से क्या करना, बहुत ज्यादा उसमें नोट्स नहीं है, हाँ बस तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इससे क्या बस उसमें है क्या मेन टॉपिक में खंड 2 में क्या उल्लेख किया गया उसका बस याद रखना है ना, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा वो उल्लेख पूछेगा किसी एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, है ना। बस यही पूछ सकता कितने खंड हैं, उसी का कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, किस उद्देश्य से किया गया है, इसी तरीके से पूछ सकते हैं। इन्हीं होगा तीसरे खंड में क्या था, चौथे खंड में क्या था, पांचवें खंड में क्या था, है ना। इस तरीके की क्या है क्वेश्चन नहीं आप पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा और पूछा भी क्या होगा, देखे भी होंगे उसको, है ना। इस तरीके अब देखिए इसमें समानता के लिए शिक्षा, किसके लिए खंड समानता के लिए इसके लिए शिक्षा समानता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी गई, किसमें किया गया खंड 4। अब इतना भी याद होगा जैसे खंड 1 में खंड 2 में, खंड 1 में क्या है प्रस्तावना, है ना। खंड 2 में हाँ शिक्षा का सार, तीसरे में हाँ, तो चौथे में हमें क्या समानता के लिए शिक्षा। अगर इतना पॉइंट होगा तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा और समझ है कि नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो एक चीज अपने दिमाग और इतना अगर याद रहेगा आपको तो समानता की शिक्षा आप लोग जान ही जाएंगे कि समानता का मतलब क्या है कि बिना जात आय क्या सभी को चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबको एक समान शिक्षा दिया जाए, चाहे कोई क्या है ओबीसी हो चाहे क्या है जनरल हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो और चाहे माइनॉरिटी हो, सबको एक तरीके की शिक्षा दिया जाए, सभी वर्गों को एक समान शिक्षा दिया जाए, है ना। तो समानता का मतलब बिना किसी जात के भेदभाव के, आय के बिना किसी भेद पर, लिंग के बिना किसी आयु भेद के, सभी को एक समान
वही क्या है, समानता के लिए शिक्षा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाए, है ना, प्रत्येक स्तरों पर इसकी देखभाल किया जाए। तो इस तरीके से क्या है, इसका उल्लेख किया गया है, समानता के लिए शिक्षा। समझ रहे हैं? तो ये इस खंड में था, खंड 4 में इसका उल्लेख किया गया है। चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे नियुक्ति हो, चाहे क्या है अन्य कोई कार्यक्रम हो, सभी लोगों को एक समान रूप से क्या है, सभी गतिविधियों में शामिल किया जाए। मतलब सहभागिता, सभी को एक साथ सहभागिता में शामिल, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सभी को क्या है, एक समान रूप से सारी सुविधाएं और सारे संसाधन समान अवसर के रूप में मिल सके, है ना। तो इस तरीके से क्या है, खंड 4 में ऐसा प्रावधान समानता की शिक्षा के लिए। और फिर क्या है इसमें जैसे कुछ अगम्य स्थान है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ है, समुद्र है, तो वहाँ पर तो विकास में आने में दिक्कतें आएंगी, तो वहाँ पर भी समायोजित करके जो उपलब्ध शिक्षाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, जो उनके लिए उपयुक्त हो, है ना, उनके अनुकूल हो, तो उनके अनुकूल भी शिक्षा का विकास किया जाए, है ना, ताकि उन लोगों को भी शिक्षा का विकास अगर समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो जाए। और फिर इसके लिए कैसे दिया जाए, संप्रेषण के साधन होते हैं, क्या होते हैं, संप्रेषण के साधन होते हैं। पहले तो रेडियो से प्रसार किया जाता है, टीवी से प्रसार किया जाए, नुक्कड़ नाटकों से प्रसार किया जाए, है ना, और अन्य लोगों समूह बनाकर वहाँ पर प्रसार किया जाए। तो इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, है ना, तो जागरूकता जब बढ़ेगी तो लोग आगे आएंगे, हर चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और विकास करने के लिए प्रेरित होंगे और समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए समानता के लिए शिक्षा, है ना। तो हमने वही चीज़ बताया, चाहे लोग अल्पसंख्यक हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबको, चाहे शिक्षा हो, चाहे नियुक्ति हो, चाहे सुविधाएं हो, है ना, चाहे अन्य कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो, राजनीतिक दृष्टिकोण, सबको एक समान रूप से इसका विस्तार किया जाए, सबको जागरूक किया जाए, है ना, तभी क्या है, शिक्षा का विकास हो सकता। खंड जिन स्तरों में शैक्षिक पुनर्गठन की बात इसमें किया जाता है, इस विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, शिक्षा का पुनर्गठन की बात की जाती है इसमें, इस भाग में खंड 5। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, हमने कहा पूर्व बालकाल पर शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, बालकाल में पोषण पर ध्यान दिया जाए। किस पर ध्यान दिया जाए, पोषण। इसी की देन है कि आपका माध्यमिक मिड डे मील योजना चलता है, पोषण पर ध्यान दिया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाता है, हाँ, जो बाल स्तर पर है, जो छोटे बालक होते हैं, निम्न स्तर प्रारंभिक कक्षाओं में क्या है, उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था किया जाता है, पोषण खाना दिया जाता है, हर के लिए मेनू तैयार होता है, किस दिन क्या बनेगा और किस दिन क्या बनेगा। भले ही 10 पैकेट दूध आता है, 6 पैकेट अंदर कर लेते हैं, 4 पैकेट सुबह लाते हैं, है ना, यही तो होता है। इस तरीके से और अपना बढ़िया लंच करते हैं उससे सब लोग, हाँ, तो इस तरीके से क्या है प्रावधान इसमें किया गया है ना। इसमें खंड 5 स्वास्थ्य प्रभाव के लिए भी उपलब्ध कराई जाए, अर्थात बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी या फर्स्ट एड की भी सुविधा होगी। किसी को अचानक कोई दर्द हो गया, कोई अन्य सुविधा हो गया, कहीं दुर्घटना हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो कॉलेज में एक बॉक्स होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। तब किसी की जरूरत पड़ जाए, तब किसी को क्या हो जाए, वो सब सारी सुविधाएं हम सबको उपलब्ध कराएं। जैसे बच्चे को बालक घर से आया है, अचानक बेहोश हो गया, दिक्कत हो गई, सिर दर्द होने लगा, कुछ भी समय कम हो गई, तो उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं? हाँ, और फिर क्या है, बालक का क्या है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और क्या है, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक, इन बच्चे के शारीरिक गतिविधियों के विकास करने के लिए क्या है, शारीरिक विकास करने के लिए व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, सामाजिक व्यवस्था करने के लिए अच्छे से मानदंड सिखाए जाए, है ना, बौद्धिक विकास करने के लिए उनको बौद्धिक संबंधी ज्ञान दिया जाए, है, चारित्रिक के लिए नैतिक विद्या का पाठ पढ़ाया जाए। क्योंकि छोटी बच्चे हैं, उनकी आर्थिक और जल्दी कन्वर्ट होती है, इसलिए क्या है, उनको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ाया
करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से पूर्व बाल परिषद और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और बाल सेवा कार्यक्रम को भी मतलब बालकों की सेवा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी चलाया जाए। ऐसे कार्यक्रम चलाया जाए, हाँ, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाया जाए बालकों के लिए, ताकि क्या है वो सब छोटी छोटी गतिविधियों में शामिल किया जाए, बाहर कोई ग्रुप बनाया जाए, कुछ खेल कराया जाए, कुछ प्रोग्राम कराया जाए, कुछ एक्टिविटीज कराई जाए, है ना। तो इस तरीके का भी क्या है उनके अंदर इस तरीके का प्रोग्राम कराया जाए, बच्चों की रुचि कॉलेज जाने के लिए बढ़ जाती है कि चलो स्कूल में जाएंगे तो हमको ये खेलने को मिलेगा, ये खेल देखने को मिलेगा, ऐसा करने को मिलेगा, है। तो बच्चे क्या कॉलेज के प्रति आकर्षित होना, और जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ बच्चे जाना पसंद नहीं करते। जहाँ पर खेलने के बच्चे वहीं पर लौटते जाते हैं जहाँ पर वो खेलने की वस्तुएं होंगी, खेलने का सामान होता है, जो बच्चे उनके साथ खेलते हैं, है, जो गार्जियन उनके साथ खेलते हैं, उनके प्रति ज़्यादा बच्चे आकर्षित होते नहीं होते। तो इस तरीके से क्या है कि व्यवस्था एक चीज से होनी चाहिए, तो बच्चे क्या हो उससे आकर्षित हो। ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा हमने बताया कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं, आयु के बालक 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को सार्वभौमिक स्थायित्व का व्यवस्था किया जाए। सार्वभौमिक स्थायित्व मतलब क्या होता है, सभी को एक तरीके से रहन सहन के रूप में व्यवस्थित करना है ना, कि मतलब सबको एक समान सुविधाएं दी जाए, बच्चों में एक रूपता स्थापित किया जाए, ताकि बच्चे स्थायित्व में बने रहे, ज़्यादा परिवर्तनशीलता उनके अंदर ना आ जाए, है ना, कि उसके अंदर अस्थायित्व है ना, स्थिरता उनके अंदर एक होता है। तो वो चीज़ उसके अंदर विद्वान बहुत ज़्यादा कोशिश करने से क्या बालक बिगड़ जाते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर कुछ अस्थायित्व होना आवश्यक होना चाहिए और सार्वभौमिक अस्थायित्व होना चाहिए। और शिक्षा की गुणवत्ता और जो गुणवत्ता है, जो शिक्षा की क्या है गुणवत्ता है, वह बनाए रखा जाए। शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, उनको समय से पढ़ाया जाए, उनके कार्यक्रम को पूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, उनका होमवर्क क्लास वर्क पूरा किया जाए, उनको स्टडी कराया जाए, उनका टेस्ट लिया जाए, उनको रिपोर्ट कार्ड निष्पक्ष रूप से बनाया जाए, सभी बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों से पढ़ाया जाए, उनके पोषण संबंधी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए, शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को समझा जाए, उनकी बौद्धिक मानसिकता को समझा जाए, चारित्रिक दृष्टिकोण को समझा जाए। बालक शरारत कर रहा है तो उसको हम किस तरीके से क्या करना है, शांत करना है, उसकी शरारत कम कर अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देके उसको समझाओ, पुरस्कार और दंड देकर क्या है बालक को सुधारा जा सकता है, मनोबल बढ़ा दिया है। इस तरीके से क्या प्रोत्साहन देकर अच्छा काम करता है, पुरस्कार तो दिया जाता है, बच्चे प्रोत्साहित होकर उस कार्य को आगे करें और आगे बढ़े। तो इस तरीके से उन एक्टिविटीज में शामिल किया जाए तो उनके अंदर क्या होगा, उस चीज़ की ओर रुचि बढ़ेगी और उसको कार्य करने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का भी कार्य करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा में भी क्या है कि इससे क्या है कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसका जो बच्चे पलायनशीलता हो जाते हैं विद्यालय से और विद्यालय से छोड़ देते हैं या विद्यालय नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है माध्यमिक शिक्षा को भी गुणवत्तायुक्त बनाया जाए, शिक्षा के स्तर को समझा जाए, उनका मानसिक विकास कितना हुआ है उस मानसिक विकास को समझा जाए, कौन कौन सी गतिविधि एक्टिव होती है उस एक्टिविटी पर क्या है नियंत्रण किया जाए, तो उन चीज़ की गतिविधियों को उनको क्या है समझा जाए और उसी के अनुरूप उनको निर्देशित किया जाए जो उचित हो, है ना, उसी के अनुरूप उनको प्रोत्साहन दिया जाए जो उचित हो। तो माध्यमिक शिक्षा में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। और फिर क्या है इसमें जो जिस योग्यता वाले बालक है, जड़ बुद्धि वाला है या मूर्ख वाला व्यक्ति है, सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, तो उसको भी ध्यान से थोड़ा सा समझाना। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बहुत कम समझ में आता है, जो उसको बहुत ही समझ में नहीं आता है, बहुत कम आता है, क्या है वो कोई क्लास में बोलते नहीं है, साइलेंट रहते हैं, किसी से कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, कोई उसके संपर्क नहीं होता है, तो जब मूड व्यक्ति हो जाता है, मूड बच्चा होता है, तो उसको एक स्पेशल रूप से व्यवस्था किया जाए, रीज़न क्या है ना, उसके कारणों को समझना। जब उसके कारणों को आप समझेंगे, जानेंगे, करेंगे, तो फिर क्या होगा उसमें सुधार, क्या होगा, हाँ इसमें सुधार होगा। तो इस तरीके से क्या है अर्थात इस तरीके की गतिविधियों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा। ठीक है।
उसी तरीके से क्या है व्यवसायीकरण, क्या है व्यवसायीकरण के रूप में भी क्या है इसको कार्य को समायोजन के रूप में किया जाए कि ये जो व्यवसायिक क्षेत्र है अनेक प्रकार के कौशल विकास है, तकनीक है, शिल्पकला है, ललित कला है, चित्रकला है, तो ये जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं इसको भी इसमें शामिल किया जाए और इसके योग और प्रतिभाशाली के रूप में इसका अभ्यास किया जाए ताकि बच्चे इस चीज़ को जान सकें, कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें। तो ये सब सारी चीज़ें अगर उनके रहेगी व्यवसाय गतिविधियाँ बहुत तीव्र हो जाएंगी और फिर क्या है और व्यवसाय गतिविधियाँ अगर तेज होगी तो उसको रोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए महात्मा गांधी ने किसकी बात कही थी, सिविल शिक्षा की बात की थी। बच्चों को जो पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसका कोई लाभ उठा सके, तो डिग्री से कोई मतलब ना हो जाए कि BA BSc BEd करके बैठे हुए हैं, तो उसका मतलब होता है कि कुछ रोजगार से जोड़ा जाए कि हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर एक ऐसे गुण का विकास किया जाए कि बालक कोई कार्य कर सके और रोजगार प्राप्त कर सके, समझेंगे। तो रोजगार उन्मुख कार्य और कौशल का विकास किया जाए, है ना। तो इस तरीके से विकास करने से क्या माध्यमिक शिक्षा का विकास हो जाएगा।